चलिएगा हेडिंग डालेंगे, Ind AS 2 ऑब्लिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Ind AS 2 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और साथ में हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देखिए हालांकि आप लोगों ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन को इंटर लेवल पर पढ़ा है, बट इंटर लेवल पर आपने कुछ बातें ही पढ़ी थी इसकी, और कुछ जो एडिशनल पॉइंट हमारे पास इंड एएस ने बोले हमें वो भी यहां पर डिस्कस करने हैं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। ठीक है, जहां पर इन दोनों के प्रोविजंस में चेंज आएगा मैं वहां डिस्कशन करता चलूंगा। जहां पर मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, व्हाट डज इट मीन कि एस 2 का प्रोविजन और इंड एस 2 का प्रोविजन बिल्कुल सिमिलर है, तो वहां पर हमें कोई दिक्कत कैलकुलेटिव पार्ट पर नहीं है। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट। देखिएगा इस इंड एएस या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से इसके ऑब्जेक्ट का पता लगता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी as per the provisions of Ind AS 2 या AS 2, as per the provisions of Ind AS 2 या AS 2, it is necessary to calculate correct value of inventory. It is necessary to calculate correct value of inventory as it affects profits and EPS of the entity. देखिएगा बेसिकली इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इसलिए जरूरी है ताकि हम उसकी एक करेक्ट वैल्यू पता लगा पाए। अगर हम करेक्ट वैल्यू नहीं पता लगा पाए, या हमने अपनी इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू पर या अंडर वैल्यू पर लिख दिया, तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट प्रॉफिट पर आएगा, और अगर प्रॉफिट पर इंपैक्ट आएगा तो ईपीएस अफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हम जब अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को ईपीएस रिपोर्ट करते हैं,
तो वो उस ईपीएस के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेता है। तो अगर मैं अपनी इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया तो उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट अफेक्ट होंगे, और प्रॉफिट अफेक्ट होंगे तो नो डाउट उस एंटिटी की ईपीएस पर भी क्या आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इसके ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, टू फाइंड आउट करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, टू फाइंड आउट करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, और दूसरा हाउ टू इनकॉर्पोरेट how to incorporate value of inventory in financial statement। ये लीजिए, बेसिकली दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, या जिसको मैं बोल दूं AS2। ये इसका ऑब्जेक्ट है कि क्यों हमें इन्वेंट्री की एक करेक्ट वैल्यू को दिखाना पड़ेगा। क्यों, अगर हमने ज्यादा वैल्यू दिखा दी अगर क्लोजिंग स्टॉक की तो हमारे प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो जाएंगे, और अगर हमने उसकी वैल्यू कम दिखाई तो हमारे पास वो क्या रह जाएगा, अंडर स्टेटेड रह जाएगा। लिखिए पॉइंट नंबर 2, मीनिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इन्वेंट्री। तो लिखें inventories are assets, inventories are assets A held for sale, ordinary course of business। यानी इन्वेंट्री वो असेट्स हैं जिसे आप अपने बिजनेस में बेचे जाने के ऑब्जेक्ट से हेल्ड करके रखते हो, और इसी को बोला जाता है फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। इसे हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। बी, assets which are held in the process of production, in the process of production for such sales। या फिर इन्वेंट्री वो असेट्स हैं जिन्हें हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि हम प्रोडक्शन करेंगे उसमें, यानी जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रही है जिसके कंप्लीट होने पर वो माल बिक जाएगा, और इसी इन्वेंट्री को आप नाम देते हो WIP इन्वेंट्री, WIP या वर्क इन प्रोग्रेस।
ये हमारे पास दूसरी तरह की इन्वेंट्री हुई। और सी पॉइंट, हेल्ड इन फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन to be consumed in production of goods or rendering of services। ये लीजिए, या इन्वेंट्री वो असेट होंगी जो आपने अपने पास मटेरियल या सप्लाईज के रूप में रखी हुई हैं और जिनको कंज्यूम्ड करके आप या तो किसी गुड्स का प्रोडक्शन करोगे और या फिर सर्विसेज रेंडर करोगे, और इसी को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय एएस एज वेल एज अवर इंड एएस कि इन्वेंट्री वो असेट हैं जिन्हें आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचे जाने के ऑब्जेक्ट से रखा हुआ है, या जिन्हें आपने हेल्ड किया हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, यानी डब्ल्यूआईपी के रूप में, और या फिर आपने उसे हेल्ड किया हुआ है मटेरियल और सप्लाईज के रूप में, ताकि उसका कंजम्पशन करके आप अपने गुड्स का प्रोडक्शन कर सको या आप अपनी जो सर्विसेज हैं उनको रेंडर कर सको। तो दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। तो इसका मतलब द पर्पस ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड as well as this Ind AS is to identify the correct value of finished goods inventory, to identify the correct value of WIP inventory, or to find out the correct value of raw material inventory। हमारे इस इंड एस का जो ऑब्जेक्ट है वो तीनों तरह की इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यू को ढूंढना है कि भैया फिनिश गुड्स का वैल्यूशन कैसे होगा, डब्ल्यूआईपी की इन्वेंट्री का वैल्यूशन कैसे होगा, और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का वैल्यूशन कैसे होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। वैल्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। सबसे पहला जो हमारा वैल्यूशन आता है दैट इज वैल्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। वैल्यू शुड बी lower of finished goods inventory should be valued at lower of cost of inventory,
और दूसरा है आपके पास एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। तो लीजिए, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का जो वैल्यूशन रूल है वो बहुत सिंपल है कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का जो वैल्यूशन होगा वो वैल्यू शुड बी द लोअर ऑफ टू वैल्यूज, द लोअर ऑफ टू वैल्यूज, यानी या तो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट प्राइस या उस इन्वेंट्री की एनआरवी, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे और इन दोनों में से जो भी वैल्यू लोअर होगी उस पर मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का वैल्यूशन आ जाएगा। लिखें, नोट नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की कैसे कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले मैंने ले लिया परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल, मैं जो रॉ मटेरियल परचेज करके लाऊंगा उसकी मैंने वैल्यू ले ली, इसमें प्लस करूंगा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। ठीक है, जो भी टैक्सेस हैं, अगर कोई टैक्सेस रिफंडेबल हैं तो वो कभी भी मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, तो जो भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं मैं उनको प्लस कर दूंगा। अगर कोई फ्रेट या कैरेजेस लगा है तो वो मेरी कॉस्ट को बढ़ा देगा। अगर लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस हैं तो वो मेरी कॉस्ट को बढ़ा देंगे। और डिस्काउंट और रिबेट्स मेरी कॉस्ट को कम कर देंगे। ये लीजिए, ये मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई। चूंकि ये गुड्स फिनिश्ड हो चुका है तो इसकी कॉस्ट में हमारे पास लेबर कॉस्ट भी लग चुकी होगी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स,
प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हमारे इनकर्ड हो चुके हैं। और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो लीजिए, यानी मटेरियल कॉस्ट आ गई, मटेरियल कॉस्ट के बाद लेबर कॉस्ट आ गई, लेबर कॉस्ट के बाद मेरे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। ये लीजिए, ये मेरे पास जो मुझे अपने कैलकुलेशन का पार्ट है कि वैल्यू शुड बी लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। तो मैंने आपको ये बताया कि किसी भी इन्वेंट्री की, कौन सी इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं अभी, केवल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मटेरियल कॉस्ट ले लोगे, लेबर कॉस्ट ले लोगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास आ जाएंगे। इन सब का टोटल कर दोगे तो आपके पास क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी।